हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओपनिंग अ स्कूल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। इट मीन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कंडीशंस, क्या रूल्स रखे हैं एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो सीबीएसई के अंडर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन को चला सके। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स को डिस्कस करने से हम ये देखते हैं कि एफिलिएशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है। जस्ट आपने पॉइंट्स को रिकग्नाइज करना है कि कौन कौन सी कंडीशंस है और उनको आप टेबुलर फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में किसी भी तरह आप लिख सकते हो। मोर ओवर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपने पॉइंट्स लिखना है और आगे क्या कंडीशंस है उनको लिखते जाना है। और कंडीशंस इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है। एक बार ही आप इसको कंसंट्रेटेड वे से पढ़ लो, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? एफिलिएशन का मीन है, इट मीन्स इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ स्कूल इन एन अप्रूव्ड लिस्ट विद द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड मतलब यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड। ठीक है, जो पंजाब में है उनके लिए पीएससीबी होगा, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड। जो हरियाणा के लोग होंगे उनके लिए एचएसईबी होगा। मतलब हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, आपको पता ही है, स्टेट बोर्ड। ठीक है, एफिलिएशन का मतलब है कि आपका जो स्कूल है ना वो इन बोर्ड्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। जब भी चेक किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सीबीएसई बोर्ड, तो वहाँ पे आपका नाम आएगा कि आपका स्कूल भी इस बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बोर्ड की रजिस्ट्रेशन के आप जो है वो स्कूल नहीं खोल सकते। आपको या तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है या आपको स्टेट बोर्ड के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है, आज हम वही चीज़ स्टडी करेंगे कि कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी इस इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर होने के लिए। ठीक है, और आप एफिलिएशन क्यों लेते हो? इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स मेंट फॉर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस। जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स एक इंस्टीट्यूशन के लिए रखे जाते हैं उस बोर्ड द्वारा। अगर आपने एफिलिएशन ले ली तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और जो वो बोर्ड ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं आपको वो सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर आप उन रूल्स को नहीं मानोगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी एफिलिएशन है, वो कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए रिस्क लेने से अच्छा ये है कि आप उन रूल्स को फॉलो करें और जो वो कंडीशंस लेट डाउन कर रहे हैं उनको फुलफिल करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ने बोला कि इस साल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम 10 लाख की ग्रांट देंगे। ठीक है, आपका स्कूल उस बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको ये 10 लाख की ग्रांट जो है वो मिलेगी सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, सीबीएसई ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की कि फ्रॉम 6th टिल 10+2 आप अपने स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स लगवाएंगे और कोई बुक्स नहीं आप लगवाएंगे। ये रूल जो है वो ऑलरेडी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था 2 या 3 इयर्स पहले। तो आपको ये रूल मानना पड़ेगा, जितनी भी बुक्स हैं आप अपने स्कूल में लगवाएंगे वो एनसीईआरटी वाली ही होनी चाहिए। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। मीनिंग क्लियर हुआ एफिलिएशन का मतलब? एफिलिएशन मीन्स एक ऐसी कंडीशन कि एक बोर्ड के अंदर आपको रजिस्टर्ड हो जाते हो और उस बोर्ड की क्या रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं और जो बेनिफिट्स वो बोर्ड दे रहा है वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ स्कूल। अब कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो बोर्ड के लिए एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। द बोर्ड विल एफिलिएट सेवरल कैटेगरीज ऑफ स्कूल। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे पहली है द स्कूल रन बाय गवर्नमेंट और एडेड। मतलब ऐसे स्कूल्स जो गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, वो या एडेड मतलब होता है कि एक स्कूल है वहाँ पे 100% कंट्रोल होना चाहिए, 100%। उसमें से कुछ प्रपोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है और बाकी प्रपोर्शन जो है वो
प्राइवेट हैंड्स मैनेजमेंट के पास होता है। इन स्कूल्स को कहा जाता है एडेड स्कूल्स, ठीक है, जो कि कुछ हद तक गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है और कुछ हद तक उसको प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इन स्कूल्स के नेम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल, इसमें सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों ही आते हैं। सेकेंडरी मीन्स 10th क्लास तक के जितने भी स्कूल्स हैं, और सीनियर सेकेंडरी +2 वाले स्कूल्स। तो ये सारे स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हो एफिलिएशन हमारी CBSE की, चाहे वो हो PSCB की, ठीक है। आगे है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मतलब कि इसको कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, ये प्राइवेट लोग ही मिलके चलाते हैं, या कुछ लोग अपनी टीम बना लेते हैं, मैनेजमेंट बना लेते हैं और वो मिलके इसको चलाते हैं, प्रोवाइडेड उनको बोर्ड द्वारा लागू किए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे स्कूल्स आ जाते हैं केंद्रीय विद्यालय संस्थान, नवोदय विद्यालय समिति, ये स्कूल्स जो हैं वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेगुलरली। ऐसे स्कूल्स जिनको पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ही रन कर रही है, उसमें एडेड अनएडेड वाला कोई कंडीशन नहीं है, जितना कंट्रोल है वो सारा गवर्नमेंट का ही होता है उन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि डिफेंस स्कूल्स और रेलवे स्कूल्स, ये सारे स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है। ये थी कैटेगरीज ऑफ स्कूल्स जो अप्लाई करेंगे एफिलिएशन के लिए अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एसेंशियल कंडीशंस। Those educational institutions that fulfill following conditions can apply to the board for affiliation। पहले आपको बताया गया कौन कौन से स्कूल्स कर सकते हैं, अब कुछ कंडीशंस आगे मैं आपको बताऊंगी, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इन कंडीशंस को मान लिया, फुलफिल कर दिया, वो अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड को फॉर एफिलिएशन, ठीक है। अब देखते हैं ये कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। द स्कूल सीकिंग एफिलिएशन फ्रॉम द बोर्ड, वो स्कूल जो बोर्ड से एफिलिएशन चाहता है, शेल ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है NOC, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब में कोई स्कूल खोलना चाहता है तो उसको पंजाब गवर्नमेंट से NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर वो इंस्टीट्यूशन यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट से ये NOC लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में अब क्या चीज़ होगी, द सर्टिफिकेट स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शेल हैव नो ऑब्जेक्शन टू द एफिलिएशन ऑफ स्कूल विद CBSE। इसमें ये लिखा होगा कि इस सरकार को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस स्कूल को CBSE के द्वारा एफिलिएशन दी जाए, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए कि सरकार ने मान्यता दे दी है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम नहीं मना कर रहे इस स्कूल को एफिलिएशन देने के लिए, आप इस स्कूल को एफिलिएशन दे सकते हो, ठीक है। जैसे हम अगर स्कूल्स में हैं तो हम ट्रिप पे जाते हैं स्कूल के साथ, तो हमें अपने पेरेंट्स से NOC लिखवा के देनी होती है स्कूल में कि वी आर द पेरेंट्स ऑफ दिस एंड दिस चाइल्ड, और हम इसको अलाउ कर रहे हैं इस ट्रिप पे आपके साथ जाने के लिए, ठीक है। वो एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो पेरेंट्स इशू करता है स्कूल के लिए कि हम अपने बच्चे को परमिशन दे रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट को एक NOC सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, उसमें वो ये लिखते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये स्कूल CBSE के अंडर जाके एफिलिएशन ले रहा है, आप इसको एफिलिएशन दे सकते हो। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। जिस इंस्टीट्यूशन ने कर लिया उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब वो सेकंड के तरफ मूव ऑन करेगा, वो है लैंड रिक्वायरमेंट। अब CBSE ने कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। वो क्या है, लैंड जो है वो एकर्स में वो काउंट करते हैं, और कंडीशंस क्या हैं, 2 एकड़ लैंड, एक स्कूल के पास 2 एकड़ लैंड है, कंडीशन यहाँ पे कोई नहीं है, 2 एकड़ लैंड है तो आपको एफिलिएशन मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर 1.5 एकड़ लैंड होगी आपके पास तो आप पढ़ा सकते हो, स्कूल खोल सकते हो, एफिलिएशन मिल जाएगी विद रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप अपने स्कूल में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स को भर्ती कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ लैंड है तो आप हिली एरियाज़ और कैपिटल सिटीज़ में जो है वो खोल सकते हो अपना स्कूल। मतलब आपका शिमला में हिली एरिया है, शिमला, वहाँ पे आपके पास 1 एकड़ लैंड है तो आप वहाँ पे जो है वो अपना स्कूल खोल सकते हो। सिटी कैपिटल सिटीज़ मींस जैसे कि हर एक स्टेट की कैपिटल होती है, पंजाब एंड हरियाणा की चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में आप खोल सकते हो जाके अपना स्कूल। बट लैंड जो है वो आपको 1 एकड़ लैंड मिनिमम होनी चाहिए और उसके अंदर आप अपना स्कूल ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये थी लैंड की रिक्वायरमेंट्स। फर्दर देखिए, इन केस इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन अर्बन एरियाज़। अब आपका स्कूल अर्बन एरिया में है तो फर्दर आपको क्या कंडीशंस माननी होंगी। क्लासेस सीनियर सेकेंडरी, मतलब ये जो कंडीशंस है ना वो प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी के लिए नहीं है बल्कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी मैंने आपको बताया था 10th क्लास तक के और सीनियर सेकेंडरी +2 क्लास तक के। ठीक है, अगर आप सेकेंडरी क्लास तक स्कूल खोलना चाहते हो तो आपके पास जो एरिया होना चाहिए अर्बन एरिया 2000 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। अगर आप सीनियर सेकेंडरी खोल रहे हो विद 2 स्ट्रीम्स, स्ट्रीम का मतलब है जैसे आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, मेडिकल होती है, नॉन मेडिकल होती है, तो आप सिर्फ 2 स्ट्रीम्स के साथ अपना स्कूल खोल सकते हो। मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में से कोई भी 2 स्ट्रीम्स। ठीक है, और आपके पास एरिया कितना होना चाहिए 3000 स्क्वायर मीटर। फिर अगली कंडीशन सीनियर सेकेंडरी के लिए, वहाँ पे आप चारों स्ट्रीम्स चला सकते हो, आर्ट्स भी चला सकते हो, कॉमर्स भी चला सकते हो, मेडिकल भी चला सकते हो और नॉन मेडिकल भी। स्क्वायर फीट का एरिया बढ़ जाएगा आपका एरिया बन जाएगा 4000 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, फिर है आगे हमारे पास रूरल एरिया के लिए। हाँ जी, ये है हमारा रूरल एरिया का, यहाँ पे आप चेंज कर लेना, यहाँ पे रूरल एरिया आएगा। ठीक है, मतलब कि पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो था अर्बन एरिया का, कि अगर आपने अर्बन एरिया में अपना स्कूल खोलना है तो आपको कितना, आपके पास कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया होना चाहिए। अब आप अगर रूरल एरिया गांव में खोल रहे हो अपना स्कूल तो आपके पास कितना स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। सेकेंडरी हो तो 600, सीनियर सेकेंडरी सिर्फ 2 स्ट्रीम्स के लिए आपको 2400 चाहिए, सीनियर सेकेंडरी 4 स्ट्रीम्स के लिए आपको 3200 चाहिए। ठीक है, ये था लैंड रिक्वायरमेंट्स। पहले आपको टोटल बता दी, फिर उन्होंने अर्बन की बता दी, फिर उन्होंने रूरल की बता दी। आगे है क्वालिफाइड स्टाफ। द स्कूल शेल हैव वेल क्वालिफाइड स्टाफ एज पर नॉर्म्स लेड डाउन बाय CBSE। जो टीचर्स की क्वालिफिकेशंस है ना उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इतना मेंशन कर देना है कि जो स्टाफ की क्वालिफिकेशन है वो एज़ पर CBSE नॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए, बस इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है ट्रस्ट, सोसाइटी एंड मैनेजमेंट। अब एक स्कूल बनाया है तो डेफिनेटली उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए होगी, या क्या होता है कोई ट्रस्ट मिलके स्कूल खोल लेता है कि हमने ये ट्रस्ट बना हुआ है हम स्कूल खोल लेते हैं। फिर है सोसाइटी, सोसाइटी के लोग हैं, गांव में लोग थे, पंचायत के लोग ही थे, उन्होंने कहा कि हम स्कूल खोल देते हैं। ऐसा कुछ जब हो जाता है तब क्या कंडीशन लेट डाउन होती है। ऑल दीज पार्टीज शुड हैव अ नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर। मतलब कि ये जो सारी पार्टीज़ हैं इनका करेक्टर, इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, नॉन प्रोप्राइटरी। अब पहले देखते हैं नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है। नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी, मैनेजमेंट कैनॉट ड्रॉ प्रॉफिट ऑफ द स्कूल फॉर पर्सनल यूज़। स्कूल है बनाया आपने, आपको क्या है एडमिशन्स हुई, वहाँ पे एडमिशन्स हुई, फिर आपने टीचर्स को सैलरी दे दी, बिजली का बिल था वो हो गया, पानी का बिल था, और जो भी खर्चे थे वो आपने कर दिए। उसके बाद भी आपके पास पैसे बचे, वो उस स्कूल का क्या हुआ, प्रॉफिट। वो जो पैसा बचा है वो इनमें से कोई भी बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करेगा, वो स्कूल का पैसा है, स्कूल के लिए ही यूज़ होगा। ये मतलब होता है नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर का। ठीक है,
जो CBSE है उसने ये बोला कि ये जो जितनी भी पार्टीज़ है ना, ये नॉन प्रोप्राइटरी करेक्टर को फॉलो करेंगी। इट मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा स्कूल का उसको स्कूल के लिए ही यूज़ किया जाएगा, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई समिति है, जैसे जैन समिति है, उन्होंने मिलके जैन मॉडल स्कूल खोल लिया या ऐसा कोई स्कूल खोल लिया। इसी तरह अगर कोई पुलिस से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने पुलिस DAV खोल लिया। तो ऐसे मतलब कि हर एक पर्सन, हर एक कम्युनिटी ने जो है वो डिफरेंट स्कूल्स खोल लिए जाते हैं। तो वहाँ पे वो कम्युनिटी जितना भी पैसा स्कूल का बचेगा उसको स्कूल के लिए ही यूज़ करेगी। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है, द लिस्ट ऑफ मेंबर्स एड्रेस क्वालिफिकेशन शेल बी सेंड टू द बोर्ड। और अब इस मैनेजमेंट के इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके क्या नाम है, वो क्या एड्रेस है, कहाँ रहते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी डिटेल जो है स्कूल द्वारा बोर्ड को भेजी जाएगी। फिर सैलरीज, इसको भी बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पेजेस का आपका सैलरीज का पॉइंट ही बन जाएगा। सिंपल लिख दो, सैलरीज जो है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिखी हैं वो ही पे की जाएंगी टीचर्स को। यहाँ पे CBSE बोर्ड नहीं सैलरी डिटर्मिन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो सैलरी डिटर्मिन करेंगी वो पे की जाएंगी टीचर्स को। ठीक है, अब ये कंडीशंस अगर इंस्टीट्यूशन ने फुलफिल कर दी, दो स्कूल्स दैट हैव फुलफिल्ड द अबव कंडीशंस ग्रांटेड अ प्रोविजनल एफिलिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये जो कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं वो फुलफिल कर दी, उनको एफिलिएशन मिल जाती है, बट वो होती है प्रोविजनल, जिसको हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट एफिलिएशन नहीं है। ये मिलती है उनको 3 सालों के लिए। ठीक है, द इंस्टीट्यूशंस हैव टू फुलफिल एडिशनल कंडीशंस टू गेट परमानेंट एफिलिएशन ड्यूरिंग दिस 3 year पीरियड। अब आपने स्कूल खोलना है, एक बार इसको समझो पहले। ठीक है, आपने स्कूल खोलना है, जो मैंने कंडीशंस आपको पीछे बताई हैं वो आपने सारी फुलफिल कर दी, तो आपको प्रोविजनल एफिलिएशन मिल जाएगी 3 सालों तक, 3 सालों के लिए। और इन 3 सालों में आपको कुछ और एडिशनल कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो फुलफिल करने के बाद आपको मिलेगी परमानेंट एफिलिएशन। समझे, 3 सालों के लिए आपको प्रोविजनल मिल गई, इन 3 सालों में आपको कुछ और कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको मिलेगी आपकी परमानेंट एफिलिएशन। ठीक है, इफ स्कूल डज नॉट फुलफिल कंडीशंस ऑफ परमानेंट एफिलिएशन द बोर्ड में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजनल एफिलिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year। यहाँ पे आप ठीक कर लेना, स्पेलिंग PERIOD आना। अब एक स्कूल ने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो बोर्ड जो है वो उसको 5 साल का और टाइम दे देगी, आपके पास 5 साल और हैं, आप जो है वो इन कंडीशंस को फुलफिल कर दो। तो अगर 5 साल में कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ये थे हमारे पॉइंट्स कि क्या कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है प्रोविजनल लेने के लिए। प्रोविजनल मिल गई आपको, फिर आपको लेनी पड़ेगी परमानेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7-8 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे परमानेंट एफिलिएशन के, जिसको स्टडी करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, जस्ट आपको बीच में एक टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल भी कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों टेबल्स में इंफॉर्मेशन सेम है, जस्ट स्क्वायर मीटर का जो डेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आप इसको याद कर लो। क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। ओके लर्नर्स, दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, चैनल पे आप चेक कर सकते हो, आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।